नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के मूलभूत कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण। और इसमें मैंने कुछ हाथ से बनाए हुए नोट्स भी दिए हुए हैं। इसके ऊपर पहले मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें केवल लेक्चर था। इस बार नोट्स के साथ ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, ये न केवल यूरोप के इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण, बल्कि आप कह लीजिए कि युग परिवर्तनकारी घटना थी। पुरातन व्यवस्था को आमूलचूल चुनौती देते हुए इस क्रांति ने विश्व के इतिहास में बड़े सशक्त ढंग से 3 बड़े महत्वपूर्ण आदर्शों को लोगों के समक्ष रखा, जो कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता के आदर्श के मूर्तिकरण के रूप में फ्रांस की क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता ऊपर से नहीं आती, बल्कि अर्थात नीचे से उठ करके ऊपर आती है। स्वतंत्रता का यह विचार सत्ता और परंपरा के प्रति आज्ञाकारिता के पुरातन सिद्धांत के प्रति विद्रोह को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से समानता का सिद्धांत था। समानता के सिद्धांत के उद्घोष से एक बात स्पष्ट हो गई कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को इस नारे के माध्यम से चुनौती दी गई और कानून के समक्ष सभी मनुष्यों के समान होने की बात कही गई। तीसरी बात या तीसरा आदर्श जो था वो भ्रातृत्व था। भ्रातृत्व का संदेश भी बड़ा ही महत्वपूर्ण था। भ्रातृत्व के संदेश के माध्यम से मनुष्यों के मध्य राष्ट्रीय प्रेम और सौहार्द की भावना बलवती करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से ये तीनों ही सिद्धांत मनुष्य मात्र के गौरव से जुड़े हुए थे, उनके सम्मान से जुड़े हुए थे, और आगे चल करके इन तीनों सिद्धांतों ने न केवल यूरोप बल्कि विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया। साथियों, हम फ्रांस की क्रांति के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ नोट्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति मानव इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। 1789 में जिस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न क्रांतिकारियों ने किया वह मूल रूप से फ्रांसीसी समाज में निहित सकारात्मक तथा नकारात्मक शक्तियों के संघर्ष का परिणाम था। जैसा कि डेविड थॉमसन ने लिखा है कि यह एक विरोधाभास है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या शक्ति ने क्रांति की कामना नहीं की थी। डेविड थॉमसन कहते हैं कि क्रांतियां कई बार शुरू हो जाती हैं, जैसे कि युद्ध शुरू हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों ने निश्चय ही उनकी कामना की थी। ऐसा इसलिए हो जाता है कि लोगों ने चाहा कुछ और था, लेकिन परिस्थितियों के एक विशेष समूह ने उन्हें क्रांति या युद्ध में उलझा दिया। मित्रों, फ्रांस के क्रांति के कारणों को समझने के लिए क्रांति के चरित्र को समझना आवश्यक है। परंपरावादी इतिहासकारों के अनुसार समाज के मूल परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है, परंतु मूल शब्द
की परिभाषा हर इतिहासकार ने अलग अलग दी है या भिन्न भिन्न रूप से दी है, जिसके कारण इस परिभाषा की ऐतिहासिक उपयोगिता स्वतः ही कम हो जाती है। इसके विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकारों ने क्रांति की संज्ञा केवल उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को दी है जिससे समाज की राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति का हस्तांतरण एक वर्ग से निकलकर दूसरे वर्ग के हाथों में हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से फ्रांस की क्रांति मानव इतिहास में होने वाले वर्ग संघर्ष के श्रृंखला की एक कड़ी है। तो साथियों, हम देखते हैं कि 1789 के पहले फ्रांस का समाज एक अद्भुत दौर से गुजर रहा था और वह व्यवस्था जो कि कई शताब्दी तक फ्रांस को शक्ति प्रदान करती रही थी, अब वह स्वयं शक्तिहीन हो गई थी। ऐतिहासिक शक्तियों के परिवर्तन के कारण न केवल फ्रांसीसी लोगों की आवश्यकताएं बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी पूर्णतया परिवर्तित हो गया था। अल्फ्रेड मेयर के अनुसार किसी भी क्रांति में 3 प्रमुख बातें होती हैं। वो 3 प्रमुख बातें क्या हैं? पुरातन व्यवस्था, या पुरातन व्यवस्था का नारा, अव्यवस्था का दौर और पुनर्निर्माण। तो फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि उन शक्तियों को समझा जाए जिन्होंने परिवर्तनकारी शक्तियों को बल प्रदान किया तथा सातत्य को अंदर से खोखला कर दिया। स्मिथ के अनुसार व्यक्ति निर्जीव पत्थर को तब तक नहीं फेंक सकता जब तक वह स्वयं फेंकने के लिए तैयार न हो। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि क्रांतियां बाह्य शक्तियों के कारण नहीं वरन व्यवस्था के अंतर्गत या व्यवस्था में अंतर्निहित विरोधों के कारण होती हैं। उन शक्तियों को जिन्होंने पुरातन व्यवस्था को दुर्बल बनाकर क्रांति को संभव बनाया, उन्हें हम नकारात्मक शक्तियों के रूप में देख सकते हैं। इससे पहले कि फ्रांस की क्रांति होती, यह आवश्यक था कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का शरीर जर्जर होकर परिवर्तन के लिए तैयार हो। साथियों, तो पुरातन व्यवस्था की हम बात करें, पुरातन व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ स्वयं शासक था और जो कि एक प्रकार से राज्य का पर्याय बना हुआ था। लुई 14वें का विख्यात कथन कि मैं ही राज्य हूं, उसकी अपनी शक्ति का द्योतक था। जब राजा का अस्तित्व संस्थाओं पर नहीं शक्तियों पर आधारित हो जाता है तो स्वतः ही वह निर्बल हो जाता है। व्यक्तियों पर आधारित राज्य व्यक्तियों की शक्ति या दुर्बलताओं से प्रभावित होने लगता है। लुई 14वां योग्य था, प्रतिभा संपन्न था, इसलिए फ्रांस भी शक्तिशाली था। किंतु लुई 14वां अपने संतानों को एक विस्तृत एवं विशाल राज्य तो अवश्य दे सकता था, परंतु चरित्र तथा योग्यता नहीं दे सकता था। शक्ति का संकेंद्रण फ्रांस में के लिए घातक सिद्ध होने लगा। इतने विशाल साम्राज्य का संचालन केवल एक योग्य व्यक्ति ही कर सकता था, जो कि लुई 15वां अथवा 16वां नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो कमजोर शासक थे। कमजोर शासकों पर अवलंबित फ्रांस का साम्राज्य भी कमजोर हो गया। प्रशासन की धुरी अयोग्य शासक हो गए, जो कि बढ़ती हुई अव्यवस्था को रोकने में असमर्थ सिद्ध हुए। कमजोर शासकों से उत्पन्न अराजकता
तीव्रता के साथ प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबिंबित होने लगी। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा कि लुई 14वां जो था वो एक काबिल नरेश था, लेकिन उसने फ्रांस को युद्धों में इस कदर डूबे हुए रखा कि अपनी मृत्यु से पूर्व वह फ्रांस को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर छोड़ गया था। और लुई 14वें के बाद उसका पड़पोता लुई 15वां 5 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। तो वो, अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति 5 वर्ष की अवस्था में शासक बनेगा तो निश्चित रूप से वो शासन नहीं कर पाएगा। उसको सलाह देने के लिए दूसरे बहुत सारे लोग होंगे। तो लुई 15वें के अधीन फ्रांस की सरकार जो थी वो प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की सरकार नहीं थी, बल्कि ये व्यंग किया है किसी ने कि वो पेटीकोट या घाघरों की सरकार थी। तो लुई 15वें के शासनकाल में पेरिस में ऑस्ट्रिया के राजदूत काम्टे दी मर्सी ने लिखा था कि वर्साय के दरबार में संभ्रांति या उलझन, अपयश तथा अन्याय के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे दूसरे इतिहासकारों ने, अब जैसे जीपी गूच जो हैं, जीपी गूच ने लुई 15वें के बारे में अपनी पुस्तक द मोनार्की इन डिक्लाइन में लिखा है कि अपने देशवासियों के लिए लुई 15वें की विरासत थी एक कुप्रशासित, क्षुब्ध एवं कुंठित फ्रांस। तो इसी तरह से लुई 16वां जो था वो 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना था और उसका भी यही हाल था। वो कहते हैं कि स्वयं मानसिक रूप से शासक बनने के लिए वो तैयार नहीं था और कहा जाता है कि वह नेक इरादों वाला सहृदय व्यक्ति था, लेकिन उसमें राज कार्य करने की अपेक्षित समझ नहीं थी। वो डरपोक किस्म का व्यक्ति था और वो वर्साय के परिष्कृत परिवेश का एक अनाड़ी और गरिमा शून्य व्यक्ति था। तो वह महल की खिड़कियों से ही उसके बारे में कहा जाता है कि वह महल की खिड़कियों से ही हिरण का शिकार करना पसंद करता था। हेजन के शब्दों में कहा जाए तो फ्रांस में बूर्बों राजवंश के काल में महिलाओं का प्रभाव कुछ विशेष ही रहा। मेरी एंतोइनेट भी इस प्रक्रिया का अपवाद नहीं थी। तो इस तरह से मेरी एंतोइनेट जो है बहुत सुंदर थी और उसके गले में चक्की के पाट की तरह लटकी हुई थी। तो मित्रों, ये सब कारण थे कि आप देखिए, जब अयोग्य शासक आ जाते हैं तो अयोग्य शासकों को आने के बाद अव्यवस्था को रोकना कठिन हो जाता है। तो प्रशासनिक अव्यवस्था का प्रभाव स्वाभाविक था। सर्वाधिक प्रभाव देश के गरीब लोगों पर और अन्य वर्गों की तुलना में गरीब लोगों पर इसका जो अव्यवस्था का प्रभाव पड़ा। मूल राजनीतिक तथा न्यायिक अधिकारों से वंचित फ्रांस का साधारण नागरिक राज्य को केवल क्रांति करके ही परिवर्तित कर सकता था। राजनीतिक संकेंद्रण के कारण न्याय की संभावनाएं शांतिपूर्ण मांग से संभव नहीं थी। फ्रांस का राजनीतिक समाज सामान्य इच्छा पर नहीं परंतु हिंसा पर आधारित था, जिसका उन्मूलन भी केवल हिंसा के मार्ग से ही संभव था। सामाजिक स्तर भी समस्त शोषणात्मक संबंधों पर आश्रित था। टोक्वेल के अनुसार सतह पर तो फ्रांस जो है, वहाँ देखा जाए तो फ्रांस का समाज एक रूपता और एक आदर्श का उदाहरण था, लेकिन यदि पूर्व क्रांतिकारी समाज का गहन अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांसीसी समाज भयंकर तनावों से ग्रस्त था। फ्रांस में
असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण जो था वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, जो विभिन्न वर्गों के गंभीर रूप से असमान अधिकारों पर आधारित थी और इन असमान अधिकारों को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त थी। सैकड़ों छोटे छोटे आर्थिक व सांस्कृतिक खंडों में विभाजित फ्रांसीसी समाज सहयोग पर नहीं, केवल बल पर आधारित था। सामान्य रूप से समाज का वर्गीकरण 3 वर्गों में हुआ था, जिसे हम ये कहते हैं कि पुजारियों का वर्ग था। जो प्रथम वर्ग था, यह वर्ग स्वयं में ही धनी तथा निर्धन धर्माधिकारियों में विभाजित था। इन दोनों उपवर्गों में किसी भी प्रकार के प्रेम अथवा बंधुत्व की भावना नहीं थी। अब जैसे जो कुछ जो पोप वगैरह होते थे और उसके बाद कुछ बड़े पदाधिकारी, धार्मिक पदाधिकारी होते थे, वो बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, लेकिन वहीं जो सामान्य रूप से चर्च वगैरह में काम करने वाले धर्माधिकारी होते थे, जैसे पादरी वगैरह होते थे, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से धर्माधिकारियों में ही आपस में काफ़ी मतभेद था, वो काफी विभाजित थे। तो निर्धन धर्म और सामाजिक हैसियत के हिसाब से, संपन्नता के हिसाब से उनमें काफ़ी अंतर था। तो निर्धन धर्माधिकारी जनसाधारण से जुड़ा हुआ था, उसने भी गरीबी, जरूरत और भूख को उतने ही करीब से देखा था जितना कि किसी भी गरीब किसान को प्रतिदिन देखना पड़ता था, जो कि कर्तव्यपरायण होते हैं, किंतु जिन्हें अपनी स्थिति के अनुकूल समाज में स्थान नहीं मिला था। तो स्वाभाविक था कि वह असंतुष्ट था और इस असंतोष के कारण पुरातन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान अंदर से खोखला हो चुका था। निर्धन पुजारियों का यह वर्ग अपनी निष्क्रियता से क्रांति को सहमति प्रदान करना था, और जो उच्चाधिकारी थे वो विलासी थे एवं इस भयावह वास्तविकता को समझने में पूरी तरह से असमर्थ थे। उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार स्वयं का उनका शत्रु बनता जा रहा था, यानी उनका भ्रष्टाचार खुद ही उनका दुश्मन बन रहा था, क्योंकि जनता के मस्तिष्क में पुजारी धर्म का पर्याय था। जब जनता में पुजारियों के प्रति या पादरियों के प्रति श्रद्धा टूटने लगी, तो स्वाभाविक था कि धर्म के प्रति उनकी आस्था भी जड़ तक हिल गई। इसका परिणाम था समाज में नास्तिकता तथा देववाद एवं दर्शनों का अभ्युदय, जो कि धीरे धीरे शासक तथा शोषण पर आधारित पुरातन व्यवस्था के प्रति लोगों की बढ़ती हुई विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का कारण तथा प्रतीक दोनों ही था। हर व्यवस्था का एक दार्शनिक और सैद्धांतिक आधार होता है। जिस क्षण यह आधार टूटता है, उसी क्षण व्यवस्था का जीवन तत्व भी खो जाता है। इसके उपरांत व्यवस्था केवल हिंसा के बल पर ही जीवित रह सकती है। बुद्धिवाद, देववाद, नास्तिकवाद एक प्रकार से पुरातन व्यवस्था को उसके दार्शनिक आधार से वंचित करके एक नए काल्पनिक समाज की आधारशिला रख रहे थे। पुरातन व्यवस्था जो तत्व खो रही थी, क्रांति उसे प्राप्त कर रही थी। साथियों, समाज का जो दूसरा वर्ग था वो था सामंत वर्ग, और सामंत वर्ग जो था वो भी अंतहीन छोटे छोटे उपवर्गों में विभाजित था, यानी कुछ बड़े सामंत थे तो छोटे सामंत थे, तो इस तरह से जो और इनमें भी काफी भेद था आपस में। उदाहरणार्थ सैनिक सामंत, न्यायिक सामंत, सैक्सन सामंत, धनी सामंत, निर्धन सामंत, जिसके कारण पुरातन व्यवस्था के इस अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार का भी आंतरिक वर्गीय एकता नष्ट हो चुकी थी। तनावों से ग्रस्त यह वर्ग भी क्रांति को शक्ति प्रदान कर रहा था। समाज का तीसरा वर्ग
सर्वसाधारण वर्ग था, जनता का वर्ग था, जो कि सामान्य रूप से 3 उपवर्गों में बटा हुआ था, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग। यद्यपि इन तीनों में महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं थीं, परंतु इसके बावजूद भी परिवर्तन तथा न्याय प्राप्त करने की आकांक्षा इन्हें एक सूत्र में बांध रही थी। जहां क्रांति विरोधी शक्तियां अपनी एकता खो चुकी थीं, वहीं क्रांतिकारी शक्तियां संगठित होती जा रही थीं। मध्यम वर्ग समृद्ध था, परंतु असंतुष्ट था, क्योंकि समाज का आधार पूंजीवादी व्यवस्था हो चुकी थी, परंतु उसके अनुरूप सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि समाज का संगठन सामान्यतः अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। वह भौतिक समाज जो है वो की भी यही विशेषता होती है। एक स्थिर समाज वही है जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में सामंजस्य हो, अथवा समाज अस्थिर हो जाता है यदि इस अस्थिरता का अंत उद्भव विकासात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से न किया जाए तो क्रांति ही एकमात्र विकल्प बचता है। तो इस असंतुलन को भंग करने का प्रयास फ्रांस में परंपरागत वर्ग किसी भी स्थिति में अपने अधिकारों का त्याग करके शांतिपूर्ण पूर्वक समाज को पुनर्व्यवस्थित नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में क्रांति ही न्याय का एकमात्र साधन थी। मध्य वर्ग के दृष्टिकोण से वाणिज्यवाद इस असंतुष्ट समाज का एक स्पष्ट प्रतीक था, जो कि अपनी ऐतिहासिक उपयोगिता खो चुका था, फिर भी जिसका अंत नहीं किया गया था। किसानों की बात करें तो फ्रांस का जो किसान था वो अन्य देशों की तुलना में संपन्न था। सर्फ व्यवस्था प्रायः समाप्त हो चुकी थी। देश की 33% भूमि पर इनका अधिकार था एवं इसी वजह से तोक्वेल ने फ्रांसीसी कृषकों को समृद्ध कहा। तोक्वेल के अनुसार फ्रांस के किसानों ने क्रांति निर्धनता के कारण नहीं बल्कि समृद्धि के कारण की थी। तो तोक्वेल का ये कहना है कि निर्धन व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, वह क्रांति नहीं कर सकता है। क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में तब होते हैं जब स्थिति सुधर रही होती है। यह एक अद्भुत स्थिति है, परंतु टोकवेल इस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि क्रांति का आक्रोश सर्वाधिक उन प्रदेशों में रहा जहां अन्य प्रांतों की अपेक्षा अधिक समृद्धि थी। इसके विपरीत मिराबो का कहना है कि यह कहना कि फ्रांस में समृद्धि थी पूर्णतया असत्य है। तो देखिए, टोकवेल जो है वो कहता है कि समृद्धि, किसान समृद्ध थे, फ्रांस में समृद्धि थी, लेकिन यही मिराबो जो है वो उसका खंडन करता है। वो ये कहता है कि फ्रांस में समृद्धि थी, यह कहना पूर्णतया असत्य है। उसके अनुसार फ्रांस का किसान पूर्णतया करों के बोझ के तले दबा हुआ था। फ्रांसीसी किसान उतना ही निर्धन था जितना यूरोप का कोई और किसान था। उच्च वर्ग अपनी ऐतिहासिक उपयोगिता खोए हुए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करके अपनी आय का करीब 80% कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। इसके लिए बहुत हद तक रिशलू और लुई 14 को दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने शासक की शक्ति में वृद्धि करने के लिए फ्रांसीसी सामंतवाद में आर्थिक अथवा रचनात्मक परिवर्तन नहीं किए। सामंतों को किसानों से पृथक सहयोग का एकमात्र बंधन भी तोड़ दिया गया था। अब सामंत जनता के साथ रहकर उनके सुख दुख नहीं समझ सकते थे। जनता एवं सामंत के बीच एकमात्र सूत्र लोभी कर्मचारी था, लालची भ्रष्ट कर्मचारी, जो कि निर्धारित दरों से अधिक कर एकत्र करके सामंतों का कृपा पात्र बनना पसंद करता था। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1774 में विस्तार के युग में
या विस्तार के युग के बाद मंदी आई, नवोदित कारखाने बंद होने लगे, यानी अभी औद्योगिक क्रांति नई नई फ्रांस में आ रही थी, लेकिन जो नवोदित कारखाने थे वो बंद होने लगे। 1785 के बाद 4 वर्ष तक निरंतर अकाल पड़ता रहा और ऐसी स्थिति में न्याय तथा अधिकारों को केवल लड़कर ही प्राप्त किया जा सकता था। एक विद्वान के अनुसार 1 या 2 वर्ष का संकट जनता सरकार को दोषी ठहराकर स्वीकार कर लेती है, परंतु जब संकट 15 वर्ष का होता है तो केवल सरकार को ही नहीं समस्त व्यवस्था को ही दोषी ठहराने लगते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक विद्वान के अनुसार 1 या 2 वर्ष का संकट तो जनता सरकार को दोषी ठहरा करके स्वीकार कर लेती है, परंतु जब संकट 15 वर्ष का होता है तो केवल सरकार को ही नहीं समस्त व्यवस्था को ही दोषी ठहराने लगते हैं। जनता जो है समस्त व्यवस्था को ही दोषी ठहराने लगती है। तो इस प्रकार के समाज में निहित तनावों, विरोधों तथा वैमनस्यता का स्वाभाविक प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य था। नवोदित मध्यम वर्ग तथा निम्न सामंत वर्ग के मार्ग से विचारों की एक सरिता प्रवाहित हुई, जिसने कि क्रांति का आवाहन किया। वर्तमान के शोषण से त्रस्त होकर समाज के दार्शनिक तथा बुद्धिजीवी उन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। तो फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में फ्रांस के चिंतकों एवं लेखकों का बहुत बड़ा योगदान है। इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष को बड़ी प्रखर अभिव्यक्ति दी तथा फ्रांस के लोगों के समक्ष उनकी तत्कालीन दशा से मुक्ति के लिए सुधारों की वकालत की। जैसा कि डेविड थॉमसन यूरोप सिंस नेपोलियन में लिखते हैं कि इन लेखकों का विचार 1789 में क्रांति की शुरुआत के मध्य किंचित सुदूर एवं अप्रत्यक्ष है। उन्होंने क्रांति का उपदेश नहीं दिया था और वे किसी भी ऐसे निरंकुश राजा को सहयोग देने के लिए तैयार थे जो संरक्षण प्रदान कर रहा हो या जो संरक्षण प्रदान करता तथा उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता। तो इन लेखकों के अधिकांश पाठक भी क्रांति नहीं चाहते थे और न क्रांति के लिए कार्य करना चाहते थे। वे अधिकांशतः अभिजात वर्ग के कुलीन थे, वकील, व्यापारी या स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति, जिनकी स्थिति तत्कालीन व्यवस्था में दुखमय नहीं थी। तो साथियों, तो वर्तमान के शोषण से त्रस्त होकर के समाज के दार्शनिक तथा बुद्धिजीवी उन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे जिनका कि फ्रांस के समाज में नितांत अभाव था। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना लोगों के लिए न केवल वैचारिक सिद्धांत थे बल्कि जीवन की स्थिति को सुधारने के साधन थे। इन विचारों का जन्म लोगों के मस्तिष्क से नहीं बल्कि उनकी आवश्यकताओं से हुआ, ताकि क्रांतिकारियों को ईश्वर के विरुद्ध पाप न कहकर मानवीय अधिकार का रूप दिया जा सके। हॉब्स व लॉक ने शासक को धर्म की परिधि से निकालकर उसका मानवीकरण कर दिया। वोल्टेयर जो था, वोल्टेयर ने चर्च पर प्रहार कर पुरातन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को कमजोर कर दिया। वोल्टेयर जो था वो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़े ही हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता
जो फ्रांस के क्रांति के नारे थे, इक्वलिटी, लिबर्टी एवं फ्रेटर्निटी, तो उसका बहुत प्रबल समर्थक था। वो एक कवि, आलोचक, इतिहासकार, नाटककार, व्यंग्यकार, उपदेशक, वैज्ञानिक, लेखक। कहने का मतलब ये था कि वोल्टेयर जो था वो उसे आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल उसकी पर्सनालिटी थी, बहुआयामी उसका व्यक्तित्व था। और उसने अपने कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, दार्शनिक कथाओं के माध्यम से, प्रहसनों के माध्यम से, चर्च विरोधी विज्ञप्तियों के माध्यम से उसने फ्रांस की जनता को जागरूक किया और सामाजिक जो विद्रूपताएं थी उनको उजागर किया, जो आडंबर था उसको उजागर किया उसने और उनकी आलोचना की। टोकवेल के अनुसार शासक व चर्च में घनिष्ठ संबंध नहीं था। शासक चर्च को शोषण का अधिकार देता था एवं इसकी कीमत के रूप में चर्च शासक को शासन करने का आध्यात्मिक आधार प्रदान करता था। तो चर्च की सर्वोच्चता को चुनौती दे करके वोल्टेयर ने राजतंत्र के मनोवैज्ञानिक आधार को हिला दिया। उसने ढेर सारी चर्च विरोधी विज्ञप्तियां तैयार की। वोल्टेयर ईसाई धर्मशास्त्र और चर्च का कट्टर आलोचक था साथियों, और उसके अनुसार चर्च आडंबर, असहिष्णुता एवं पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता के केंद्र थे। चर्च ने विगत शताब्दियों में मनुष्य के विवेक और उसकी स्वतंत्र विचार शक्ति को कुंठित कर दिया है, ऐसा वोल्टेयर का मानना था। और अनेक प्रकार की बर्बरताओं को चर्च ने जन्म दिया है। तो अब जैसे उसकी एक पुस्तक थी लेटर्स ऑन द इंग्लिश, तो उसमें उसने इंग्लैंड में प्रचलित विचार स्वातंत्र्य की प्रशंसा की है और फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादियों की उसने आलोचना की है जो कि सुधार का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से वोल्टेयर जो था वो यद्यपि मूलतः राजनीतिक विचारक नहीं था, लेकिन उसने फ्रांस की राज्य व्यवस्था में प्रचलित बुराइयों की आलोचना की। तो चर्च के प्रति अश्रद्धा शासक के प्रति अनास्था में परिवर्तित हो गया। मॉन्टेस्क्यू जो था वो एक दूसरा महत्वपूर्ण लेखक था। तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करके अत्यधिक राजनीतिक संकेंद्रण के सिद्धांत पर प्रहार किया तथा लोगों के हृदय में न्याय के प्रति आशा की एक किरण को जन्म दिया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसका प्रकाशन 1748 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक ने बहुत लोकप्रियता हासिल की, जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की और 18 महीने में इसके अनेक संस्करण आ गए थे। तो यह राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी और शासन की विभिन्न पद्धतियों को बड़े संतुलित तरीके से इसमें व्याख्यायित किया गया था। और मॉन्टेस्क्यू ने इस पुस्तक में इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र पद्धति को श्रेष्ठतम घोषित किया, क्योंकि वह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती थी। तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रशासन पद्धति में कुशलता के लिए सरकार की तीनों शक्तियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, यानी जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, के सावधानी पूर्वक विभाजन पर बल दिया। तो इस तरह से मॉन्टेस्क्यू जो था, जिसे आप देख सकते हैं नोट्स में अपने, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करके अत्यधिक राजनीतिक संकेंद्रण के सिद्धांत पर प्रहार किया तथा लोगों के हृदय में न्याय के प्रति आशा की एक किरण को जन्म दिया। अर्थशास्त्री जो थे वो भी बड़े महत्वपूर्ण थे। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक उदारवाद के सिद्धांत
का प्रतिपादन करके उन सिद्धांतों को चुनौती दी जिन पर पूर्व आधुनिक अथवा पूंजीवादी समाज आधारित था। इन सभी दार्शनिकों ने मानव विवेक को सृष्टि का आधार बनाकर श्रद्धा पर आधारित समाज को तोड़ दिया। रूसो का भी जिक्र करना, उल्लेख करना यहाँ पे समीचीन होगा। रूसो जो है उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध। तो इसका जो पूरा नाम था वो था जॉन जैक्स रूसो। रूसो ने अपने क्रांतिकारी एवं सामाजिक दर्शन के माध्यम से फ्रांस एवं यूरोप के वैचारिक परिदृश्य पर अपनी बौद्धिकता की क्या और अपनी मौलिक हम कह सकते हैं विचारों की छाप छोड़ी है। जहां मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर का रुख जो है वो सुधारात्मक था, अर्थात वो व्यक्तिगत स्वातंत्र्य में सुधार की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर रूसो जो था, रूसो का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। रूसो जो है वो आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में था, क्योंकि उसके अनुसार समाज का नए सिरे से पुनर्गठन ही मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता और समानता प्रदान कर सकती है। वो ये कहता था, उसका बड़ा प्रसिद्ध कथन था कि मैन वॉज बॉर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन चेंज, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर सब तरफ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो अपनी मौलिक मुक्त अवस्था को त्याग कर मनुष्य ने सरकार के बंधन को स्वीकार किया, लेकिन कोई भी सरकार एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित होती है जिसके अनुसार व्यक्ति समाज के सभी सदस्यों की सहमति से किसी केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने अधिकारों का समर्पण करता है। यदि कोई शासक जनता की प्रभुसत्ता को अस्वीकार करता है तो वह उक्त सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन करता है और उसे हटाया जा सकता है। तो ऐसा रूसो का विचार था। डेकार्ट, न्यूटन तथा विश्व के रचनाकारों का योगदान भी इसी दिशा में था। अमेरिकन क्रांति की सफलता फ्रांस की क्रांति का कारण तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति या फ्रांस की जनता ने इससे प्रेरणा अवश्य प्राप्त की थी। साथियों, इतिहासकारों में क्रांति के कारणों को लेकर लंबे समय तक विवाद चल रहा है, लंबे समय से विवाद चल रहा है। और जहां एक तरफ सभी इतिहासकार दार्शनिकों को ही क्रांति का कारण मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ डेविड थॉमसन का कहना है कि क्रांतिकारी स्थिति में दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं थी। दोनों ही पक्ष अतिशयोक्ति से ग्रस्त हैं। समाज में क्रांति का जन्म सामाजिक, आर्थिक व बौद्धिक शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया से होता है। सामाजिक आर्थिक असंतोष विचारों के अभाव में मात्र विद्रोह को जन्म दे सकते हैं, क्रांति को नहीं। क्रांति मात्र संहारक नहीं, सृजनात्मक तथा निर्माणकारी भी होता है। तथा जब तक विद्रोह का उद्देश्य जो उद्देश्य है वो एक काल्पनिक अथवा वैकल्पिक समाज को प्राप्त करना हो, जब तक विद्रोह का उद्देश्य एक काल्पनिक, थोड़ा सा कट रहा है तो आप नोट कर लें कि जब तक विद्रोह का उद्देश्य एक काल्पनिक अथवा वैकल्पिक समाज को प्राप्त करना हो, तब तक इसे क्रांति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके विपरीत मात्र विचार सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अभाव में क्रांति का कारण नहीं बन सकते। कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व से निर्धारित होती है। यह कथन भी एक पक्षीय है, क्योंकि भाव, क्रिया व प्रतिक्रिया
चेतना तथा वातावरण से प्रभावित होती रहती है। दोनों का ही अपना स्थान है, यद्यपि इनके तुलनात्मक योगदान का कोई अर्थमेटिकल या अंकगणितीय गणना नहीं की जा सकती है। फ्रांस की क्रांति इस प्रकार से पुरातन व्यवस्था को कमजोर करने तथा परिवर्तन की शक्तियों को दुर्बल बनाने वाली शक्तियों के कारण हुई, क्योंकि इसका विकास कई चरणों में हुआ। इसलिए किसी एक कारण को अन्य कारणों की तुलना में अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। हर वर्ग कुछ महत्वाकांक्षाओं, कुछ सिद्धांतों, कुछ स्वार्थों को लेकर क्रांति में आया था। क्रांति के आदर्श पूर्ण रूप से न तो प्राप्त किए गए और न तो व्यावहारिक स्तर पर उन्हें प्राप्त करना संभव था। तो फ्रांस की क्रांति इस अधूरी क्रांति को पूरा करने के लिए एक लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। अमेरिकन इतिहासकारों ने इसे अधूरी क्रांति कहा है तथा मार्क्सवादियों ने मध्यम वर्गीय लोकतांत्रिक क्रांति। परंतु यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस की क्रांति उस युग की सर्वाधिक प्रगतिशील शक्तियों के कारण हुई थी। उसका अधूरापन जो है वो संभवतः इस कारण संभव हुआ कि आदर्शों तथा वास्तविकता में कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जैसा कि हम सब जानते हैं, आगे मैंने कारणों का विश्लेषण किया आपके सामने। लुई 16वें के आदेश से 1789 के आरंभ में स्टेट्स जनरल वगैरह की बैठक बुलाई गई और फिर बाद में फ्रांस में आप देखते हैं कि कुछ इस तरह की घटनाएं घटी जिनसे कि क्रांति प्रारंभ हो गई। तो अब जैसे 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, उसके पहले जो है 17 जून 1789 को राष्ट्रीय महासभा की घोषणा की गई। फिर 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ। तो इस तरह से कई घटनाएं घटी और फ्रांस में जो है वो क्रांति हो गई। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने केवल क्रांति के ऊपर, क्रांति के जो मूलभूत कारण थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें, लाइक भी करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर हाजिर होता हूँ कोई नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष जल्द ही।